ठीक है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट है फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पार्ट। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट और दूसरा है फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पार्ट। सो फ्लूइड स्टैटिक्स में फ्लूइड जो होगा, फ्लूइड कंटेनर के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पे होगा। ये है फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट। कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड विल बी एट रेस्ट, और यहां पे फ्लूइड जो होगा वो मूवमेंट में होगा कंटेनर के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये देख रहे हो, पानी दिख रहा है इसमें, चलो इसमें नहीं दिख रहा होगा, ये देखो इसमें फ्लूइड है, तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में अगर ये फ्लूइड रेस्ट पे स्टैटिक का कंडीशन है। अगर मैं यहां पे होल कर दूं तो पानी इसमें गिरने लगेगा नीचे। सो कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड जो होगा वो मोशन में आ जाएगा बेसिकली। तो मोशन में आ जाएगा, वो फ्लूइड डायनेमिक्स का कंडीशन बनेगा। अब ये बताओ, अगर इस बोतल को मैं ऐसे मूव करूं या ऐसे मूव करूं, बताओ ये स्टैटिक का कंडीशन है कि डायनेमिक का कंडीशन है? तो ये भी स्टैटिक का ही कंडीशन है, क्योंकि कंटेनर के रिस्पेक्ट में अभी भी फ्लूइड रेस्ट पे ही है। अगर ये एक्सेलरेट भी कर रहा है तब भी, जब तक इसमें होल नहीं आ जाता, जब तक इसमें पानी फ्लो नहीं करने लगता, तब तक ये स्टैटिक में ही रहेगा, डायनेमिक में नहीं जाएगा। ठीक है। तो स्टैटिक के अंदर फिर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे है प्रेशर। प्रेशर हमेशा स्टैटिक कंडीशन में ही डिफाइन किया जाता है। फिर है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। प्रेशर हो गया, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हो गया। फिर उसके बाद इसमें बायनेंसी फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ोगे, पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है तुम इसमें पढ़ोगे। ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर। डायनेमिक्स के अंदर कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगा और बर्नौली इक्वेशन आएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन। और इसका एक छोटा मोटा एप्लीकेशन आएगा ट्यूब के अंदर, जो वेंटूरीमीटर ट्यूब होता है या पायलट ट्यूब होता है, इन सब ट्यूब्स में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा अपने को। ठीक, अभी आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, अब ठीक है? ठीक है। तो ये है स्टैटिक और डायनेमिक्स का बेसिकली डायमेंशन। ठीक है, तो एक एक करके इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। सबसे पहले मैटर। तो मैटर और उसके टाइप्स। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और इस मैटर के तीन टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में सारे मैटर जो है एक दूसरे के बगल में होते हैं, मीन्स उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं या जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसको हम लोग ये नेट बहुत इशू कर रहा है यहाँ पे, वीडियो और ऑडियो कट जा रहा है बार बार। फिलहाल ठीक है? ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहा था। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर जो बॉन्डिंग होती है, अलग अलग टाइप के तुमने बॉन्ड्स पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, फलाना फलाना।
तो वो बॉन्डिंग जो है सॉलिड्स के अंदर बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, इस चक्कर में सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं कर पाता, उसकी फ्लोइंग जो कैपेसिटी होती है बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। ये है सॉलिड के बारे में। लिक्विड, वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है थोड़ा सा कमजोर होता है, उसमें बॉन्डिंग जो होती है उसमें बहुत ही कम होती है, तो वो फ्लो कर पाता है। ठीक है, लेकिन फ्लो करते वक्त भी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है उसमें। जैसे मान लो अगर एक बोतल में से अगर मैं पानी गिराने लगूं, तो ऐसा नहीं होगा कि ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरेगा, एक साथ ही गिरेगा, कॉन्टिन्यूटी के साथ गिरेगा। तो ये कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करते हुए फ्लो करता है। और लास्ट में गैस जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है, बॉन्डिंग जो है बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्सेज होते हैं वहां पे। इस वजह से उसका फ्लो जो है सबसे मैक्सिमम होता है, वहां पे कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो एक चैम्बर में गैस भरा हुआ है और उस चैम्बर को तुमने अगर खोल दिया तो गैस अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगा, कहीं पे भी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी। तो ये है इसके टाइप्स, ये तीनों टाइप्स हैं। लिक्विड और गैस, लिक्विड प्लस गैस, इनको ही फ्लूइड बोला जाता है। सो फ्लूइड इज समथिंग दैट कैन फ्लो। जो भी चीज फ्लो कर सकता है वही फ्लूइड कहलाता है। सो फ्लूइड हम लिक्विड को भी बोल सकते हैं, फ्लूइड हम गैस को भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग लिक्विड की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ोगे तो वहां पे गैस की बात की जाएगी। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले प्रेशर इन अ फ्लूइड एंड कैलकुलेशन। तो प्रेशर हम लोग स्टैटिक कंडीशन में जैसे हमने बोला डिफाइन करते हैं। सो मान लो अगर यहां पे एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पे चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब इस सरफेस एरिया पे नेट फोर्स अगर 0 के बराबर है तब हम यहां पे प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे एफ नेट जो है 0 के बराबर है, यहां से भी फोर्स लग रहा 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 है। सो बेसिकली तुम ये बोल सकते हो कि अगर ये सरफेस एरिया हर एक डायरेक्शन से कंप्रेस्ड है, चारों डायरेक्शन से अगर ये कंप्रेस्ड है, तब इस सरफेस एरिया पे हम लोग प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, दैट प्रेशर इज एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। इस पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया, यही इस सरफेस एरिया का प्रेशर होगा। लेकिन बशर्ते दिस एरिया शुड बी compressed from all directions, compressed from all directions। अगर ये कंप्रेस नहीं हुआ है सारे डायरेक्शन से तो फिर प्रेशर हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, वो बेसिकली डायनेमिक सिचुएशन में चला जाएगा जहां पे हम लोग बर्नौली थ्योरम उसका यूज करके हम प्रेशर का इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन अगर चारों डायरेक्शन से कंप्रेस हो रहा है तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, पहली चीज है। दूसरी चीज, फ्लूइड कभी भी टेंजेंशियल फोर्स को टॉलरेट नहीं कर पाता है। जैसे मान लो अगर मैं यहां पे एक सरफेस एरिया बनाऊं और इस पे अगर मैं यहां पे टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं सरफेस के पैरेलल, तो ये टेंजेंशियल फोर्स कभी फ्लूइड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये फ्लूइड जो है फैल जाएगा यहां पे। जितना जल्दी ये टेंजेंशियल फोर्स 0 हो उतना जल्दी, मतलब उस प्रोसेस में उतना जल्दी वो फैलेगा। एक बार फैल करके टेंजेंशियल उसने 0 कर दिया, उसके बाद उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, वहां पे वो स्टेबल रह पाएगा फिर। लेकिन टेंजेंशियल फोर्स के दबाव में या टेंजेंशियल फोर्स के एप्लीकेशन में वो कभी भी रह नहीं सकता है। ठीक है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अलोंग टेंजेंट नेट फोर्स इज ऑलवेज 0, नेट फोर्स ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू 0, ये हमेशा बोला जा सकता है। सो बात समझ में आई? सो ये है प्रेशर। ठीक है, उसका कैलकुलेशन की बात करते हैं अब। कैलकुलेशन अगर डेप्थ के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो रो जी एच अपने को देखने को मिलता है, P1 माइनस P2 अगर करोगे तो ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से रो जी एच टाइम्स घटेगा या रो जी एच फैक्टर के साथ घटेगा। सेम लेवल पे अगर रहोगे तो सेम लेवल पे कोई भी मतलब चेंज नहीं देखने को मिलता है, प्रेशर एट सेम लेवल रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये उसका कैलकुलेशन है विथ हाइट एंड विथ डेप्थ। ये चीजें तो क्लियर ही होंगी। ठीक है,
अब अगली बात करते हैं पास्कल्स लॉ की। सो पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ हमेशा लगता है क्लोज कंटेनर में, वो कंटेनर जो हर एक डायरेक्शन से बंद पड़ा हुआ है। सो ये हमेशा अप्लाई होता है क्लोज कंटेनर के अंदर। सो लॉ ये बताता है या लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि अगर एक क्लोज कंटेनर में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अगर तुमने इंक्रीज या डिक्रीज किया, किसी भी पॉइंट पे उस क्लोज कंटेनर के अंदर अगर तुमने प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो वो इंक्रीज और डिक्रीज सारे पॉइंट्स पे सिमेट्रिकली फैलेगा। मतलब अगर मान लो ये कंटेनर है और तुमने इस पॉइंट पे प्रेशर P जो है बढ़ा दिया, तो इस पॉइंट पर, 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 इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे प्रेशर P टाइम्स P फैक्टर के साथ वो बढ़ जाएगा। मतलब यहां पे अगर पहले ओरिजिनली प्रेशर P1 था, तो इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस P। अगर यहां का प्रेशर P2 था, तो इस पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P2 प्लस P। यहां का अगर P3 था, तो यहां का हो जाएगा P3 प्लस P। जो प्रेशर यहां पे तुमने बढ़ाया है, वही प्रेशर सारे पॉइंट्स पे बढ़ेगा एक साथ। समझ में आया? सो ये है पास्कल्स लॉ, जो क्लोज कंटेनर के अंदर लगता है, चारों तरफ से वो बंद होना चाहिए लिक्विड। इसी चीज का एप्लीकेशन हम लोग करते हैं हाइड्रोलिक्स में। हाइड्रोलिक्स का एग्जांपल तुमने देखा होगा, जब एक तरफ से हम लोग पंप से प्रेशर लगाते हैं और दूसरी तरफ से कार को लिफ्ट किया जाता है, तो वहां पे यही सेम लॉ अप्लाई होता है। इधर से हम लोग प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर वो सिमेट्रिकली उधर के डायरेक्शन में भी बढ़ता है और वो फिर ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। ठीक है? या पास्कल्स लॉ के अलावा जो तुम्हारा रबर का बॉल होता है, रबर का बॉल को हाथ में ग्रिप करके अगर प्रेस करोगे, तो हर एक डायरेक्शन से उस पर प्रेशर बढ़ेगा और वो एक साथ कंप्रेस होगा। सो एक पॉइंट पर अगर तुमने प्रेशर लगाया है, तो सारे पॉइंट्स पर प्रेशर एक साथ फैलेगा उस पर। इस वजह से बॉल को तुम अच्छे से ग्रिप कर पाते हो। रेक्टेंगल को, क्यूबॉइड को या दूसरे और डायग्राम्स को आसानी से ग्रिप नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे एक साथ प्रेशर जो है वो नहीं फैलता वहां पे। तो ये बेसिकली पास्कल्स लॉ, प्रेशर सेम रहना चाहिए। फिर अगला नंबर आता है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का। सबसे पहला प्रेशर जो है, ठीक है। सो सबसे पहला जो है वो है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में मरकरी यूज होता है और इस मरकरी का यूज करके हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर पाते हैं। एक्सपेरिमेंट सबको पता ही होगा कि अगर एक लिक्विड मरकरी के अंदर अगर मैं एक ट्यूब को उल्टा करके यहां पे इंसर्ट करूं, तो मरकरी जो है इसमें मूव करता हुआ दिखेगा हाइट h तक, और हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ρgh है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, दैट इज P ATM के बराबर है। सबको ये पता है कि इसमें मूवमेंट क्यों होती है, क्यों ऊपर जाता है, ये सबको आइडिया है क्यों होता है ऐसा? अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें, तो मान लो ऐसा ट्यूब करके तुमने ऐसा उल्टा कर दिया, यहां पे लिक्विड ऐसा भरा हुआ है। सो दो पॉइंट्स मैं कंसिडर करता हूं यहां पे। एक पॉइंट अगर मैं यहां पे कंसिडर करूं और एक पॉइंट यहां पे कंसिडर करूं, तो यहां का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास है और यहां का प्रेशर जो है वो 0 है, वैक्यूम होने की वजह से। तो एक लेवल पे प्रेशर तो बराबर होना चाहिए, जैसा हमने अभी भी देखा था। यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां का 0 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन एक टाइप से बन रहा है यहां पे। इस कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए लिक्विड जो है ऊपर राइज करता है। तो जब ऊपर राइज करेगा तो यहां पे जो है ये जो ρgh का फैक्टर है, इसी ρgh के बराबर ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। और ये जो खाली गैप बचा है, यहां का प्रेशर अभी भी 0 के बराबर ही है। इसके ऊपर अभी भी वैक्यूम है और ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा, इसकी वजह से इस पॉइंट का प्रेशर P ATM के बराबर है। तो इस हाइट के हेल्प से तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हो। सो तुमने यहां पे ये सुना ही होगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल। 1 पास्कल इज 10⁵ पास्कल।
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। यहां पे एक और फैक्टर होता है, उसको इग्नोर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरीके से तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हो। ये है तुम्हारा सबसे पहला मेजरिंग डिवाइस। दूसरा है मैनोमीटर। सो मैनोमीटर से हम लोग गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, किसी भी गैस का। सो मान लो यहां पे एक चैम्बर है ऐसे इस टाइप से, यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, इन दोनों के बीच के हाइट का डिफरेंस जो है वो है h। यहां का प्रेशर है कुछ P0, इसमें गैस भरा हुआ है। सो इस गैस का जो प्रेशर है वो हम लोग इस लिक्विड के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। कैसे? अगर यहां का प्रेशर P0 है तो इस पॉइंट का भी प्रेशर P0 ही है, गैस कनेक्टेड है बिल्कुल एक तरफ से। यहां का प्रेशर P ATM के बराबर है, तो अगर मैं यहां से हाइट h नीचे आता हूं तो ये वाला जो प्रेशर होगा ये P ATM प्लस रो GH होगा। सो सेम लेवल ऑफ लिक्विड पे प्रेशर बराबर होता है, इसका मतलब P ATM प्लस रो GH इज इक्वल टू P0 होगा। सो P0 इज इक्वल टू P ATM प्लस रो GH। सो P0 माइनस P ATM ये हो जाएगा रो GH के बराबर। इस फॉर्मूले से तुम P0 की वैल्यू बता सकते हो, और इसी को बोला जाता है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर या फिर एक्सेस प्रेशर। गॉज प्रेशर या फिर एक्सेस प्रेशर। सो इस तरीके से तुम गैस का प्रेशर जो है मेजर कर सकते हो इस डिवाइस के हेल्प से। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। अब जब प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड को देखेंगे हम, तो सबसे पहला केस लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का। तो यहां पे एक कंटेनर है, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टली जो है एक्सेलरेट हो रहा है। तो जब ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होगा तो ये लिक्विड जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये जो है तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, टिल्ट हो जाएगा ये। और ये जो एंगल है थीटा, ये हम लोग स्यूडोफोर के हेल्प से निकाल सकते हैं, जहां पे tan थीटा मिलेगा तुमको A/G के बराबर। अब इसमें जब तुम अब सेम लेवल पे प्रेशर की बात करोगे एक्सेलरेटेड फ्लूइड में, तो यहां पे सेम लेवल पे प्रेशर बराबर नहीं होगा। मतलब अगर मान लो मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं और एक पॉइंट इसी के सामने लेता हूं 1 और 2, तो 1 और 2 का प्रेशर जो है वो सेम नहीं होगा। यहां पे लेवल जो सेम होता है वो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में सेम होता है। मतलब अगर मैं 2 के सामने यहां पे अगर मैं 1' लेता हूं जो कि इसके पैरेलल है, ये और ये लाइन इसके पैरेलल है, यहां का प्रेशर बोल सकते हो कि ये दोनों बराबर होंगे। 1' और 2 का प्रेशर बराबर होगा, 1 और 2 का प्रेशर बराबर नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? सो अगर मान लो ये हाइट यहां से h है, 1 का हाइट अगर h1 है और 2 का हाइट अगर h2 है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि P1 जो होगा वो हो जाएगा रो G इफेक्टिव इंटू H1, और P2 की वैल्यू हो जाएगी रो G इफेक्टिव इंटू H2। सो G इफेक्टिव का वैल्यू यहां पे होगा √A² प्लस G² इंटू H1, और ये भी वैल्यू हो जाएगा √A² प्लस G² इंटू H2। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, G इफेक्टिव से हम लोग इसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। सो P1 माइनस P2 देख सकते हो क्या आएगा, रो ऑफ P1 माइनस P2 आ जाएगा रो ऑफ √A² प्लस G² इंटू H1 माइनस H2। सो H1 माइनस H2 निकालने के लिए इस ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, और ये वाला पॉइंट जो है 1' वाला पॉइंट है, यहां पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो लेंथ होगा ये लेंथ होगा जो तुम्हारा H1 माइनस H2, इस लेंथ को मान लो L, ये एंगल जो है ये थीटा है। सो यहां पे देख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये हो जाएगा √A² प्लस G² इंटू H1 माइनस H2 का वैल्यू हो जाएगा L साइन थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू A/G है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी A/√A² प्लस G²। सो ये वैल्यू मिल जाएगा रो AL के बराबर।
So P1 minus P2 will be equal to rho A L. So इस प्रोसेस से तुम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये? कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? सो ये है पहला हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का केस। दूसरा वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो जी इफेक्टिव ए प्लस जी हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाएगा। तो यहां पे प्रेशर फिर से कैलकुलेट कर लोगे। अभी वर्टिकल एक्सेलरेशन वाले में जब तुम सरफेस देखोगे तो सरफेस ऐसा ही दिखेगा, फ्लैट। या तो ये ऊपर जाए या तो नीचे जाए, ये फ्लैट ही दिखेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर ही है? दोनों का प्रेशर बराबर ही है, 1 और 2 का। तो यहां पे सेम लेवल, मतलब इस सरफेस से अगर हाइट अगर सेम रहेगा तो प्रेशर सेम ही होगा। बट ये अगर हाइट h है तो P1 की वैल्यू P2 के बराबर, डेट इज रो G प्लस A इंटू H। ऊपर जाएगा तो रो G माइनस A इंटू H हो जाएगा। और लास्ट में है केस तुम्हारा अबाउट एन एक्सिस। अगर ये रोटेट होने लगे, ओमेगा से घूमने लगे, अगर ये ओमेगा से घूमने लगे तो ओमेगा से अगर ये घूमने लगेगा तो यहां का जो सरफेस है कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक कर्व दिखेगा तुम्हें। सो अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस कर्व का इक्वेशन दिया जा सकता है y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। इस कर्व का प्रूफ तुमने पढ़ा होगा। सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेकर के यहां पे स्यूडो फोर्स बैलेंस कर लो, mg और ma के कंपोनेंट्स के अलोंग द सरफेस बैलेंस कर लो, उससे ये रिलेशन निकल के आता है। तो इस कर्व का इक्वेशन इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। ये तुम्हारा एक्स मतलब रोटेटरी वे में जब कंटेनर मूव करेगा तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है। सो अगला पार्ट है जो है फोर्स ड्यू टू प्रेशर। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो इसका मतलब परपेंडिकुलर फोर्स जो हो जाएगा वो P इंटू एरिया हो जाएगा। सो अगर मान लो ऐसा एक कंटेनर है, यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, अगर हम इस कंटेनर पे अगर फोर्स डायग्राम बनाए तो यहां पे फोर्स लगेगा इधर से, नीचे वाले में लगेगा इधर से, और यहां पे लगेगा इधर से। सो ये तुम्हारा फोर्स डायग्राम है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मान लो सरफेस इस तरीके का है, यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है, तो यहां का फोर्स डायग्राम ऐसा दिखेगा। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कोई और डायग्राम लोगे तो कुछ और तरीके का तुमको ये डायरेक्शन देखने को मिलेगा। सो यही है तुम्हारा फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कैलकुलेट करो, एरिया से मल्टीप्लाई करो, फोर्स मिल जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम, ठीक है, उसको हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिस पेपर के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे, बायनेंसी फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो बायनेंसी फोर्स तुमको पता है कि एक प्रेशर डिफरेंस फोर्स होता है। प्रेशर डिफरेंस, या तो प्रेशर डिफरेंस या तो बायनेंसी फोर्स, मतलब दोनों चीजें एक होती है। इसमें यूजुअली गलती क्या होती है, गलती क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो तुमने एक यहां पे ये लिया कंटेनर, यहां पे तुमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस पॉइंट का प्रेशर अगर P1 है, इस पॉइंट का प्रेशर अगर P2 है, तो इसी प्रेशर के डिफरेंस से तुमको बायनेंसी फोर्स मिलता है। तो नॉर्मली गड़बड़ी क्या होता है, जब हम इसका एफबीडी बनाते हैं तो इसके एफबीडी में बायनेंसी फोर्स भी डालते हैं और P1 इंटू एरिया और P2 इंटू एरिया भी डालते हैं। मतलब अगर ये हाइट h है, h2 है, और ये हाइट अगर h1 है, तो इस में गड़बड़ी यही होता है कि तुम नीचे से P2 इंटू एरिया भी लगा देते हो, P1 इंटू एरिया भी लगा देते हो, और बायनेंसी फोर्स भी लगा देते हो। ये दोनों एक साथ नहीं लगेगा। P1 माइनस P2 इंटू एरिया इज ओनली बायनेंसी फोर्स। सो बायनेंसी फोर्स इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू एरिया, विच इज इक्वल टू रो एल वी सबमर्ज्ड इंटू जी। ठीक है,
सो ये है तुम्हारा बायंसी फोर्स, या तो प्रेशर डिफरेंस या तो ये बायंसी फोर्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है एक दो। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि बायंसी फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ बायंसी पे लगाया जाता है। सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है? सेंटर ऑफ बायंसी इस सबमर्ज्ड वॉल्यूम के सेंटर पे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट देखो, ये है तुम्हारा वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड अगर ये है तो इसका सेंटर ऑफ बायंसी यहां पे आएगा। कभी कभी ये सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड करेगा और कभी कभी सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं भी करेगा, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ बायंसी पे लगेगा। वैसे ही मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना पोर्शन बस सबमर्ज्ड है। तो इतना पोर्शन अगर सबमर्ज्ड है तो इसके सेंटर पे तुम्हारा सेंटर ऑफ बायंसी आएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर हो सकता है, सेंटर ऑफ बायंसी कहीं पे और हो सकता है। सो वॉल्यूम सबमर्ज जो भी आ रहा है उसके सेंटर पर तुम्हारा सेंटर ऑफ बायंसी होगा। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, सेंटर ऑफ बायंसी जो फोर्स है वो हमेशा सरफेस के डायरेक्शन में लगता है। जिधर सरफेस है उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे यहां पे सरफेस है अभी, तो ये बायंसी फोर्स इधर लगेगा, सरफेस के टुवर्ड्स। अगर मान लो तुम एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का कंडीशन ले लो, ये एक्सेलरेट हो रहा है तो ये यहां पे हो जाएगा, ऐसा कुछ सरफेस बन जाएगा। इस केस में जो बायंसी फोर्स होगा वो यहां पे होगा, अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग परपेंडिकुलर टू इट। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। बायंसी फोर्स कभी भी नीचे नहीं लगता। किसी भी लिक्विड में वॉल्यूम सबमर्ज हो रहा है, ऊपर से सबमर्ज कराओ या नीचे से सबमर्ज कराओ, हमेशा ऊपर के ही डायरेक्शन में रहेगा फोर्स, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, बायंसी फोर्स कभी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, या कैसे ओरिएंटेशन रख रहे हो ऑब्जेक्ट का उस पर डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम सबमर्ज पे डिपेंड करता है। एक नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट मान लो 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है और एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट भी 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, तो दोनों पे बायंसी फोर्स बराबर ही होगा। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट और नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होने से बायंसी फोर्स जो है बदलेगा नहीं कभी भी, वो दोनों सेम ही रहेगा। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप, साइज और ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, दैट इज वीएस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे बायंसी फोर्स पे लगेगा। और लास्ट चीज, जैसा भी हमने देखा था कि प्रेशर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज किया था एक्सेलरेटेड फ्लूइड के लिए। वैसे ही जब ये कंटेनर जो अगर मान लो एक्सेलरेट हो रहे हैं तो वहां पे भी जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसमें भी जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करोगे तो बायंसी फोर्स विल बी रो एल वी एस इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। वर्टिकली एक्सेलरेट करोगे तो किसी में जी प्लस ए आएगा, किसी में जी माइनस ए आएगा, एंड सो ऑन। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगली बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी बायंसी फोर्स के 3 रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट एक्सप्लेन्स फ्लोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्लोटेशन तब बोलते हैं हम, या फिर फ्लोटेशन का कंडीशन तब आता है बॉडी के लिए जब बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के या तो बराबर होता है या तो उसके कम होता है। सो अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के बराबर होगा या कम होगा तो वहां पे अपने को फ्लोटेशन देखने को मिलेगा, और उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि बायंसी फोर्स इज इक्वल टू mg के बराबर। बायंसी फोर्स चलेगा रो एल वी एस इंटू जी से, और mg चलेगा रो ऑब्जेक्ट इंटू वी ऑब्जेक्ट इंटू जी से। सो इस एक्सप्रेशन से तुम वी सबमर्ज्ड या जो भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। सो ये दोनों केसेस के लिए है, व्हेन रो एल इज इक्वल टू रो नॉट और व्हेन रो नॉट इज लेस देन रो एल। अगर रो ऑफ ऑब्जेक्ट रो एल से ज्यादा हो गया तो बॉडी जो है सिंक कर जाएगा, उस केस में फिर फ्लोटेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्लोटेशन जब नहीं देखने को मिलेगा बॉडी विल सिंक। तो
तो सिंक कंडीशन में बॉडी नीचे बॉटम पे जाकर के सेटल हो जाएगा, और इस केस में जो बायंसी फोर्स होगा वो हो जाएगा रो एल इंटू वी ऑब्जेक्ट इंटू जी, पूरा पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, वी एस वी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कि बेस्ड है बायंसी फोर्स के ऊपर ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अगला पोर्शन जो कि लास्ट पोर्शन है तुम्हारा जो कि है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? जैसे मैंने बताया कि डायनेमिक्स कंडीशन तब आता है जब कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट करता है, होल वाला कंडीशन बेसिकली। सो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? हाउ डू वी डिफाइन स्ट्रीमलाइन फ्लो? स्ट्रीमलाइन उस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है, कोई भी एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट लिक्विड के फ्लो को प्रेजेंट करता है। जैसे मान लो ये अगर स्ट्रीम लाइन है, इस पॉइंट पर अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में लिक्विड विल फ्लो। यहां पे अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस डायरेक्शन में लिक्विड विल फ्लो। तो एक टाइप से ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह हो गया। जहां पे हम लोग ड्रॉ करते थे तो ड्रॉ करने पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने को मिलता था, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे लिक्विड फ्लो का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। इस स्ट्रीमलाइन फ्लो के एक दो प्रॉपर्टीज भी हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कि दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। दो लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो पे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन दोनों लगा सकते हैं। स्ट्रीम लाइन पे ही दोनों इक्वेशन ये वैलिड होता है, किसी और लाइन पे ये वैलिड नहीं होता है। तो ये एक दो प्रॉपर्टीज है स्ट्रीमलाइन फ्लो का। दूसरा है यूनिफॉर्म फ्लो। सो यूनिफॉर्म फ्लो में लिक्विड तब आता है जब हर एक क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी बराबर होता है। वेलोसिटी अगर हर एक क्रॉस सेक्शन पे बराबर है देन लिक्विड विल बी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म फ्लो। तो हर एक सेक्शन पे वेलोसिटी तभी बराबर आ सकता है जब बॉडी ही पूरा पूरा यूनिफॉर्म हो। यहां का वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी, चारों वेलोसिटी अगर बराबर है तो वो बराबर तभी हो सकता है जब ये बॉडी ही यूनिफॉर्म हो। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जब आगे लगाएंगे हम a1 v1 इक्वल टू a2 v2 करेंगे, v1 इक्वल टू v2 हम बोल रहे हैं तो a1 इक्वल टू a2 भी हो गया। सो a1 इक्वल टू a2, a2 इक्वल टू a3, a3 इक्वल टू a4। सो बॉडी इज अल्टीमेटली यूनिफॉर्म। ये है तुम्हारा यूनिफॉर्म फ्लो। वेलोसिटी इज सेम एवरीवेयर। लास्ट में आया स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो हम तब बोलते हैं लिक्विड का जब किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, अब समझना यहां पे डिफरेंस यूनिफॉर्म और स्टेडी फ्लो में, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या कोई और पैरामीटर अगर कांस्टेंट है टाइम के साथ, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पर अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या कोई भी दूसरा पैरामीटर अगर कांस्टेंट है तब हम बोलेंगे कि वो स्टेडी फ्लो में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे एक्सेलरेशन a1 है, यहां का वेलोसिटी v2 है और यहां का एक्सेलरेशन a2 है लिक्विड का। टाइम के साथ यहां से पास होने वाला लिक्विड अगर वेलोसिटी v1 और a1 से ही क्रॉस हो रहा है और यहां पे v2 और a2 से ही क्रॉस हो रहा है तब हम बोलेंगे कि लिक्विड इज इन स्टेडी फ्लो। यहां पे जरूरी नहीं है कि v1 और v2 बराबर हो या a1 और a2 बराबर हो, जरूरी यह है कि इस क्रॉस सेक्शन पे जब भी लिक्विड पार होगा तो v1 से ही पार होगा, पार होगा तो a1 से ही पार होगा, यहां पे पार होगा तो v2 से ही पार होगा या फिर a2 से ही पार होगा। सो दिस इज योर स्टेडी फ्लो कंडीशन। सो एक टाइप से तुम ऐसा बोल सकते हो कि स्टेडी फ्लो में सैचुरेशन आ जाता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पर। जैसे नॉर्मल सैचुरेशन की हम जो बात करते हैं वो नॉर्मल सैचुरेशन देखने को मिलता है, वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बदलती है। स्टेडी फ्लो के लिए लिखो in steady flow velocity and acceleration through any cross section
velocity and acceleration through any cross section remains constant with time. Remains constant with time. Full stop. This velocity and acceleration may be different. This velocity and acceleration may be different for other cross sections. This velocity and acceleration may be different for other cross sections, but it remains constant, with respect to itself with time. But it remains constant with respect to itself with time. With respect to itself with time. ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, सो अगला नंबर है रेनॉल्ड्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ फ्लो का। तो टाइप्स ऑफ फ्लो में दो टाइप्स यहां पे डायनेमिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं। एक है तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो और दूसरा है तुम्हारा लैमिनर फ्लो। टर्बुलेंट एंड लैमिनर। सो टर्बुलेंट फ्लो में तुम्हारा लिक्विड का वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई होता है, जैसे तुम्हारा सुनामी हो गया या टोर्नेडो हो गया। टोर्नेडो वाले कंडीशन में जो लिक्विड का बेसिकली वेलोसिटी हो जाता है, उस टाइप का कंडीशन टर्बुलेंस है बेसिकली, वो है तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो में तुम्हारा लिक्विड का वेलोसिटी कभी मतलब काफी कम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो तुम्हारा टैप का पानी हो गया, टैप जब खोलते हो तो वहां से जो पानी फ्लो होता है स्पीड काफी कम होती है उसकी। या फिर बोतल अगर तुम गिराने लग जाओ, बोतल में से पानी अगर गिरने लग जाए तो वो भी स्पीड काफी कम होती है। या फिर बकेट के अंदर नीचे से होल कर दो, या फिर ये जो गार्डनिंग में जो यूज करते हैं अपन, वो होता है ना गार्डनिंग में जो हम लोग टेढ़ा करके पानी देते हैं, तो यहां पे भी जो लिक्विड का वेलोसिटी है वो काफी कम है। वो सारे आते हैं लैमिनर फ्लो के अंदर। सो टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनर फ्लो में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इस रेनॉल्ड्स नंबर के हेल्प से। ठीक है, मान लो एक बाउंड्री वाला पॉइंट है, वेलोसिटी का एक बाउंड्री वाला पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड में लैमिनर फ्लो है, इसके राइट साइड में टर्बुलेंट फ्लो है। इस बाउंड्री वाले वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर से निकालते हैं। वीसी की वैल्यू होती है रेनॉल्ड्स नंबर ईटा बाई रो इंटू डी। आर इज रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप या कंटेनर जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है। आर जो है ये तुम्हारा है रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ही है, ठीक है, और डी जो है वो है डायमीटर ऑफ पाइप। सो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी अगर हुआ लिक्विड का, सो इट विल बी योर लैमिनर फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ज्यादा वेलोसिटी हुआ तो इट विल बी योर टर्बुलेंट फ्लो। ये चैप्टर लैमिनर फ्लो के अंदर है, टर्बुलेंट फ्लो तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। सो ये लैमिनर फ्लो के अंदर ही है, इस फॉर्मूले से हम लोग दे सकते हैं, सारे पैरामीटर्स तुमको दिए हुए रहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हो। या फिर अगर क्रिटिकल वेलोसिटी दी हुई है तो तुम रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हो, कोई भी एक कंडीशन। चलो हटाऊं इसको मैं, ठीक है। सो अगला नंबर आता है तुम्हारा कंटिन्यूटी इक्वेशन का। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। सो इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन एक टाइप से कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर डिपेंड है, मतलब डिपेंड करता है, एक टाइप का कंस्ट्रेंट एक्सप्लेन कर रहा है ये। जैसे मान लो अगर मैं यहां पे ऐसा एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं, यहां पे एक ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं, तो यहां से फ्लो होने वाला रेट इस फ्लो के बराबर है। सो इसका मतलब dv बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर v इज वॉल्यूम।
किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से वॉल्यूम का जो फ्लो रेट है तो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसी से अपने को रिलेशन मिलता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, वेयर A1 एंड A2 आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड V1 एंड V2 आर वेलोसिटी ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। ये है तुम्हारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये कंस्ट्रेंट मोशन ही है एक टाइप से ये। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये? ठीक है, बाकी स्ट्रीमलाइन फ्लो में है ये, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही है ये। अगला नंबर आता है बर्नौली इक्वेशन का। तो बर्नौली इक्वेशन में हम लोग डायनेमिक प्रेशर की बात करते हैं। जैसे मान लो ये एक रेफरेंस पॉइंट है, एक लिक्विड यहां पे ले रहा हूं मैं जो कि हाइट h1 पे है, एक लिक्विड यहां पे ले रहा हूं मैं जो कि हाइट h2 पे है। यहां का प्रेशर P1 है, यहां का वेलोसिटी V1 है लिक्विड का, यहां का प्रेशर P2 है, यहां का प्रेशर V2 है लिक्विड का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये तुम्हारा डायनेमिक प्रेशर का एक्सप्रेशन। डायनेमिक प्रेशर किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लिक्विड, जहां पे H हाइट जो है किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिया जा सकता है। सो ये जो थ्योरम है या ये जो इक्वेशन है ये आता है एनर्जी कंजर्वेशन से, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट है। सो ये एक टाइप से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से देखने को मिलता है अपने को। सो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या होगा इसमें? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से एक्सप्रेशन आया है। सो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय प्रेशर हियर पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या होगा? ये सिंपली हो जाएगा P1 माइनस P2 के बराबर। P1 माइनस P2 यही है प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अगर तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा। प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज योर वर्क डन, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज योर वर्क डन। वही अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा, हाइट जब चेंज हो रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा? पर यूनिट वॉल्यूम। वर्क डन बाय ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम, सो ये क्या होगा? ये हो जाएगा G टाइम्स H1 माइनस H2। इसको अगर तुम यहां पे रो का भी फैक्टर आएगा, रो G H1 माइनस H2, अगर इसको तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा फिर से तुम्हारा ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा। सो ये है बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट, और ये है तुम्हारा बर्नौली इक्वेशन। कुछ डाउट है यहां तक? हाँ, निगेटिव आएगा ना। अगर H1 माइनस H2 इज निगेटिव तो ये कम हाइट पे, ये ज्यादा हाइट पे है, लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी का वर्क निगेटिव ही आएगा, तो निगेटिव आएगा। सो इन दोनों का वर्क ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इन दोनों का वर्क लिखो और इसको हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ माइनस हाफ एम V2 स्क्वायर कर दो, तो उससे ये एक्सप्रेशन तुम्हारा निकल के आता है। ठीक है, सो लास्ट में अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स एंड फोर्स ऑन कंटेनर में। जैसे मान लो अगर ये कंटेनर है, यहां पे नीचे होल कर दिया है, यहां का एरिया A है, यहां का एरिया स्मॉल a है, ये हाइट जो है h है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इसी बर्नौली इक्वेशन से आता है, जो कि आता है अंडर रूट ऑफ 2gh 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अगर a की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है तो इसको हम अपन रूट 2gh के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहां से लिक्विड जो है कुछ इस तरीके से फ्लो होता हुआ दिखेगा। सो इस मोमेंट पे अगर मान लो लिक्विड, ये कंटेनर जो है अगर फिक्स नहीं है,
तो मास कम हो रहा है इसमें, तो इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा वेरिएबल मास सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो थ्रस्ट फोर्स जब तुम कैलकुलेट करोगे यहां पे, तो वो थ्रस्ट फोर्स होगा रो ए इंटू वी स्क्वायर, वेर ए इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन। ये थ्रस्ट फोर्स इस पे पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। ये थ्रस्ट फोर्स हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है नेचर में। कोई भी लिक्विड अगर फ्लोइंग कंडीशन में है तो हमेशा इतना फोर्स लगाएगा कंटेनर के ऊपर, रो ए इंटू वी स्क्वायर। ये उसी वेरिएबल मास सिस्टम से ही निकल के आता है, ठीक है। इस पे बहुत सारे सवाल आए हैं जेईई मेंस में, बहुत सारे इस फॉर्मूले के ऊपर। V की वैल्यू डाल दोगे इधर रो ए, बस इंस्टेंटेनियस फोर्स मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो हटाऊं इसको मैं, ठीक है। सो लास्ट में आता है तुम्हारा वेंटूरी ट्यूब एंड पायलट ट्यूब। ये भी बर्नौली इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। वेंटूरी ट्यूब मीटर से हम लोग किसी भी दो पॉइंट्स, ट्यूब के अंदर के दो पॉइंट्स का हम लोग प्रेशर बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे वेंटूरी मीटर ट्यूब जो है तुम्हारा इस टाइप से कुछ होता है, और यहां पे इस टाइप से लिक्विड रहता है। यहां से लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहां पे भी लिक्विड चढ़ जाता है कुछ, यहां पे भी लिक्विड चढ़ जाता है कुछ। सो यहां पे अपन ये प्रेशर डिफरेंस H देख सकते हैं कुछ। इस H की हेल्प से हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहां का प्रेशर मान लो अपन ले ले P1 और यहां का प्रेशर अगर हम ले ले P2, ये दोनों सेम लेवल पे ही है, तो बर्नौली इक्वेशन अगर लगाया जाए तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये दोनों सेम लेवल पे, तो हाइट का फैक्टर हट गया। अब P1 की वैल्यू इधर वाले से निकालोगे, इधर वाले पोर्शन से। सो ये डिस्टेंस अगर x हुआ, यहां से अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस भी x है। सो P1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी रो जी h प्लस एक्स, एंड P2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी रो जी x। सो P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू रो जी h। सो P1 माइनस P2 की वैल्यू रो जी h हो जाएगा, और ये हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगा। सो V2 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है V1 की वैल्यू से ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे एरिया कम है और यहां पे एरिया ज्यादा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लगाओगे तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा ही होगी, और ये यहां पे रिलेशन ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि वेंटूरी ट्यूब मीटर में इधर वाला जो लिक्विड है, इधर वाले का ही हाइट ज्यादा होगा इस वाले के रिस्पेक्ट में। ऐसा ही केस बिल्कुल होता है पायलट ट्यूब का भी। पायलट ट्यूब में भी सेम यही कंडीशन देखने को मिलता है अपने को। इसी तरीके से बर्नौली इक्वेशन लगा करके, प्रेशर डिफरेंस लगा करके और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा करके हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। सो ये इसका एप्लीकेशन, सवाल देखेंगे इसमें और सवाल को सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रहे बर्नौली डायरेक्ट लगाना है, P1 और P2 की वैल्यू लिक्विड के हेल्प से निकालना है, ऊपर वाले लिक्विड के हेल्प से। अगर ये लिक्विड नीचे भी ड्रॉ कर दिया जाए तो बिल्कुल उसी तरीके से अप्रोच रखना है इसमें। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस यही होते हैं बर्नौली इक्वेशन में। अगर मैं नीचे से यहां पे ट्यूब लगा दूं तो P1 माइनस P2 का वैल्यू भी इसी तरीके से निकलेगा जैसे यहां पे निकाला हमने। उसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सा हाइट लें और कौन सा हाइट ना लें, ठीक है। जेईई मेंस में भी इस पे भी बहुत सारे सवाल देखने को मिले हैं जो तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हाँ, इस लेवल से x है, यहां पे लिक्विड कुछ चढ़ा है और यहां पे भी लिक्विड चढ़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस h है। तो इस लेवल से x नीचे है तो ये भी x नीचे ही होगा अगर P1 और P2 सेम लेवल पे है तो उस तरीके से। सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे, सॉरी ये सारे थ्योरी हो गए तुम्हारे। क्वेश्चन सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस पेपर सबको मिला है। सो डेंसिटी ऑफ आइस इज रो एंड दैट ऑफ वाटर इज सिग्मा। सो व्हाट इज द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन मास m ऑफ आइस मेल्ट्स। तो बोला जा रहा है कितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो जितना पानी बनेगा, जिस मास का पानी बनेगा वो आइस के मास के बराबर होगा। जो भी मास बन रहा है आइस वाटर का, वो आइस के मास के बराबर ही होगा।
तो अगर वो बराबर होगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि रो इंटू वी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी डैश। ये पानी हो गया, ये आइस हो गया, ठीक। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या, वो वी माइनस वी डैश हो जाएगी, डिक्रीज इन वॉल्यूम, यही होगा। सो वी डैश की वैल्यू रखो ऊपर से, तो वी डैश की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये रो वी बाई सिग्मा, वी कॉमन आ गया, सिग्मा भी कॉमन आ गया, सो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो, ठीक है। अब m दिया हुआ है, आइस का मास जो है m दिया हुआ है, सो m की वैल्यू क्या होगा, क्या m का वैल्यू डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो क्या ये तुम्हारा रो इंटू वी हो गया, m की वैल्यू m इज इक्वल टू रो इंटू वी, सो v को सब्सटीट्यूट करो यहां पे, सो v सब्सटीट्यूट होगा तो ये कितना हो जाएगा, m बाई रो इंटू सिग्मा माइनस रो। इस सिग्मा और रो को अंदर ले जाओ, तो m इंटू 1 बाई रो माइनस 1 बाई सिग्मा, सी ऑप्शन। सर वो कर सकते थे ना डायरेक्ट कि m बाई रो आ जाता आइस का वॉल्यूम और m बाई सिग्मा आ जाता वाटर का वॉल्यूम दोनों। हाँ वैसे भी कर सकते हो, हाँ वो डायरेक्ट ही हो जाता फिर तो, हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों का मास जब बराबर ही है तो पहले वाले का वॉल्यूम m बाई रो हो जाएगा और दूसरे वाले का m बाई सिग्मा हो जाएगा, तो उन दोनों के डिफरेंस से भी डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सर, ये बता दीजिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सो पूछा जा रहा है कि एक टैंक है, ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर आएगा और किस पॉइंट पे मिनिमम प्रेशर आएगा। तो स्यूडो फोर्स लगाओ, स्यूडो फोर्स लगाओगे तो पीछे के डायरेक्शन में लगेगा स्यूडो फोर्स टैंक के रिस्पेक्ट में, तो जी इफेक्टिव हर एक जगह का बदलेगा, जी इफेक्टिव जो है हर एक जगह का बदलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो पानी है हल्का सा टिल्ट भी होगा, यस मतलब पूरा भरा हुआ है लेकिन हल्का सा टिल्टिंग इफेक्ट तो आएगा ना जरा सा, तो टिल्टिंग इफेक्ट अगर आएगा तो इससे अपन हाइट मेजर करेंगे, इस सरफेस से जो मैक्सिमम हाइट पे होगा उस पे प्रेशर ज्यादा होगा और जो मिनिमम हाइट पे होगा वो प्रेशर कम होगा। तो बताओ इन चारों पॉइंट्स में से इससे सबसे ज्यादा हाइट पे कौन है, सबसे नीचे बी है, बी। यस ये वाला हाइट यहां पे है और ये वाला हाइट इतना ही है, ये वाला हाइट इतना ही है, और ये वाला हाइट तो यहां पे पानी ही नहीं बचेगा, हल्का सा कम हो जाएगा, तो ये हाइट मैक्सिमम और ये 0, यस सो मैक्सिमम प्रेशर कहां पे आएगा, बी पे, और मिनिमम प्रेशर डी पे। क्वेश्चन नंबर 4, हो गया। तो एक्सेलरेटेड फ्लूइड में जी इफेक्टिव बस बदलता है, वॉल्यूम सबमर्ज नहीं बदलता। जो वॉल्यूम सबमर्ज यहां पे होगा ओरिजिनल कंडीशन में, वही वॉल्यूम सबमर्ज जब ये एक्सेलरेट होगा तब भी होगा। तो वी सबमर्ज की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, जी बाई 3 की जरूरत ही नहीं है, रो एल इंटू वी सबमर्ज इंटू जी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वी इंटू जी। सो वी एस बाई वी, जी से जी कट गया, या इफेक्टिव भी रखोगे, इसको इफेक्टिव कर लो, इफेक्टिव भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट ही जाएगा, इज इक्वल टू रो नॉट बाई रो एल। अब रो एल बाई रो नॉट, सॉरी रो नॉट बाई रो एल ये दे रखा है, ये हाफ वॉल्यूम इमर्ज्ड है, हाफ वॉल्यूम, अच्छा डायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, ये हाफ ही दिया हुआ है तुम्हें, तो हाफ ही दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा आंसर ही हो गया, ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पहले लाइन में लिखा हुआ है कि हाफ वॉल्यूम इमर्ज्ड है। लिक्विड का मास जो आएगा ऊपर होगा बस चेंज हो, जो सॉलिड का मास कांस्टेंट रहेगा जितना इमर्ज आएगा, mg इक्वल टू बायनेंसी फोर्स ही करेंगे डायरेक्टली, जी इफेक्टिव कट जाएगा, तो vs बाई वी नॉट, vs बाई वी जो होगा ओरिजिनल कंडीशन में
वही vs बाई v एक्सेलरेटेड कंडीशन में भी होगा। तो पहले हाफ है तो बाद में भी हाफ ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दोनों में समझ नहीं आ रहा कि अगर VA मतलब जो पहला जहाँ से एंटर हो रहा है वो और जो V जहाँ पे निकाल रहे हैं उन दोनों को इक्वेट करो तो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। पर अगर तो यहां पे स्ट्रीम लाइन जो है दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है ना, दोनों को ऐड करेंगे ना। हाँ, दोनों का एडिशन होगा। सो इसका a इंटू वी इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा ना। हाँ यस वरना वो ऊपर वाले को नीचे वाले को इक्वेट कर सकते हैं। यहां पे स्ट्रीम लाइन फ्लो एक लाइन पे है ही नहीं, यहां से डिवाइड हो जा रहा है ना वो, ओके सर। इस वजह से a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 प्लस a3 v3। सो v3 की वैल्यू तब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हो गया। हो गया। तो a और c का एरिया सेम है तो इन दोनों का हाइट बराबर होगा और ये वाला हाइट कम होगा। अभी अभी डिस्कस किया था वेंटूरियोमीटर में। यस सर। तो हाइट ऑफ द लिक्विड इन a एंड c विल बी सेम, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 7। ये बता दिए। सो क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि एक लिक्विड जो है यहां से एंटर हो रहा है 2.45 मीटर पर सेकेंड और यहां से ये इजेक्ट हो रहा है। ये वाला जो हाइट है ये 10.6 सेंटीमीटर दे रखा है टॉप पॉइंट। तो बोला जा रहा है कि यहां से जब लिक्विड निकलेगा तो कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। सो ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही है, लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है। तो क्या मैं AV1 इज इक्वल टू AV2 लगा सकता हूं? मतलब V1 इज इक्वल टू V2 आ गया। मतलब जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे है वही वेलोसिटी यहां पे भी होगा। अब लिक्विड की वेलोसिटी इतनी आ गई 2.45, ये कितना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा? तो क्या ये जो हाइट कवर हो रहा है ये ग्रेविटी के अंदर हो रहा है? इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हो यहां पे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 2.45 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू एच। एच की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर आ रही थी। अब इस एच 30 पॉइंट्स नहीं 30 नहीं आएगा, कितना आ रहा है ये 4 20 के आसपास आ तो रहा है। नहीं यहां से तुम्हारा डायरेक्टली 20 के लगभग आ तो रहा है। सर 30 सेंटीमीटर ही आ रहा है। 30 है। अच्छा 1 मिनट, 3 9, हाँ 30 के आसपास आए, 30.6 के आसपास आएगा। तो इसमें से ये 10 वाला भी माइनस करोगे ना, सर क्यों? ये और पैसे होता है। क्योंकि इस लिक्विड से जैसे वो बाहर निकलेगा तो वो पूरा पूरा ग्रेविटी के अंदर आ जाएगा ना। वो तो उस पॉइंट से होगा ना। हाँ इस पॉइंट से जहां से निकल रहा है, ऊपर से हो रहा है ना। तो टॉप से 30 सेंटीमीटर निकल रहा है तो टोटल 45 होगा। 0.3 मीटर। जो ये वाला पोर्शन है इस वाले पोर्शन में भी तो ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा ना। ऐसे तो पूरे पाइप में आना चाहिए नीचे से। ऐसे रेफरेंस पे है फिर नीचे ऊपर है। ये वाला जो पोर्शन है ये लिक्विड से हर तरीके से प्रेस्ड है। ये जो नीचे वाला पाइप है ये 3D पाइप है ना, हर डायरेक्शन से कंप्रेस्ड फॉर्म में है वो। तो वो इफेक्ट रोजिएज का इफेक्ट तो अपन यहां पे देख ही रहे हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर रहे हैं और बर्नौली इक्वेशन अगर मान लो लगाना हुआ अपने को, इन दोनों का इक्वेशन जो है उस इफेक्ट को अपने आप कवर करेगा। लेकिन जैसे ये ट्यूब इससे बाहर निकला उसके बाद तो लिक्विड नहीं है ना आसपास कहीं पे। सर तो वो मतलब और फिर से जो निकल रहा है वहां पे है ना वेलोसिटी 2.45, तो उस पॉइंट से वो देखेंगे हाइट। तो उस तरीके से हो गया कि बंदा टावर पे खड़े होकर बॉल देंगे। नहीं 1 मिनट, वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पर अगर हम लगाएं इस पॉइंट पे भी सेम ही वेलोसिटी आएगी। सर वो तो नीचे से 2.45 आ रही है तो ऊपर भी वही आएगी ना। अच्छा फिर बर्नौली भी बन गए।
फिर 10 के अराउंड कुछ आ रही थी वैल्यू। एंड क्योंकि अगर डिस्टेंस ना आते हैं तो ऐसे एकदम नीचे वाले पॉइंट से जहाँ से वो ऊपर वाला पाइप का पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आएगा फिर 30 सेंटीमीटर। अच्छा कंफ्यूजन। ये हाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो लगा है वो उस पॉइंट से लगा है ना जहाँ से आपने जहाँ पे वाटर मतलब खत्म हो रहा है जहाँ आपने सर्कल बनाया है, तो वहाँ से 30.6 कुछ आ रहा है और हमें पूछा है कि ऊपर और 5 से कितना डिस्टेंस है, तो मतलब 10.6 माइनस करेंगे। बट वो तो ऊपर वाली पॉइंट है ना, ऑब्वियस है वाटर के अंदर वाले में भी तो भी तो ग्रेविटी वहाँ एक्ट कर रही है, वहाँ से भी तो सेम ही आएगा, वहाँ भी वेलोसिटी सेम ही है। वहाँ पे कंस्ट्रेंट हो गया है क्योंकि एक्चुअली में दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज कि कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर लगाएं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से तो हर जगह पे वेलोसिटी सेम ही है, लेकिन बर्नौली इक्वेशन इस पोर्शन में फेल हो जाएगा। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये दोनों तो कट ही जाएंगे अगर मैं रो GH का फैक्टर ना लूं, V1 इज इक्वल टू V2 ही ले लूं तो एक्चुअली में हिसाब से यहां पे ये हो रहा है कि वेलोसिटी यहां का आ रहा है ये वाला फैक्टर 2.45, इसके बाद ये ग्रेविटी में ही इसको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ग्रेविटी के इफेक्ट में नहीं आया तो ये जो हाइट है इस हाइट का कोई फिर सिग्निफिकेंस नहीं रह पाएगा। बर्नौली इक्वेशन तुम्हारा फेल हो जाएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट पर अगर हम लगाए बर्नौली इक्वेशन तो। सो आई थिंक यहां पे यही बोलना सही रहेगा कि इस लिक्विड के ऊपर जब ये ट्यूब खाली एयर में है तो इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट पूरा देखने को मिलेगा। इस वाले पोर्शन में तुम्हारा कंटिन्यूटी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तुमने कंटिन्यूटी यहां पे लगाया तो हाइट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा फिर, क्योंकि यहां से भी वही हाइट कवर करेगा लिक्विड और यहां से भी वही हाइट कवर करेगा लिक्विड, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जो नीचे वाला पोर्शन है जो ये लिक्विड है यहां पे, इस वाले में पूरा पूरा लिक्विड जो है 2.45 से ही फ्लो कर रहा है, तो इस वाले पोर्शन में हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे पूरा पूरा कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है लिक्विड के साथ। बाकी इसके अलावा तो और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता इसके बारे में। सर मैं एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हैं? तो दोनों को अलग से हाँ एनर्जी कंजर्व तो हो ही रही है, फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी तो कंजर्व होगी। एनर्जी कंजर्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहां पे डायनेमिक्स को स्टडी करने में। यहां पे कंटिन्यूटी है इस पार्ट में जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो या वो कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर तुमने लगाया तो दोनों एक ही पॉइंट हो जाएगा बेसिकली। समझ में आया? जैसे इस टाइप का चीज है कि जैसे तुमने एक मोटर चलाया और मोटर को नदी में डुबा दिया, अब वो जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां से पानी फेंकता है वो वाला पोर्शन जो है वो ये वाला पोर्शन है यहां पे। इस हाइट को अगर तुम चेंज करोगे तो ऊपर की हाइट भी चेंज हो जाएगी ना फिर, और नीचे जो पाइप जो नदी के अंदर डाला गया है वो पाइप कैसे ओरिएंट हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूटी पूरी पूरी मेंटेन्ड है। वो तुम सीधे डिप करो या टेढ़े से डिप करो, वहां पे पूरा पूरा कंटिन्यूटी रखा गया है। तो इस वजह से जिस पॉइंट हवा में आ रहा है, जो वाला पॉइंट मोटर का पॉइंट हवा में आ रहा है, वहीं से हम ग्रेविटी का इफेक्ट देखना चालू करेंगे। नहीं तो इसके अलावा तो और कोई कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसमें, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। अगर तुमने यहां का वेलोसिटी और यहां का वेलोसिटी बराबर कर दिया तो दोनों की हाइट भी सेम ही होनी चाहिए फिर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आंसर 20 जो है वो ठीक है, 30 आंसर बोलना सही नहीं होगा। पर सर हाइट भी फिर वहां से अगर देखेंगे 30 माइनस 10.6 ये 30.6 आ जाएगा, तो सही तो है। 30.6 6 ही
30.6 आएगा वो, उसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा 10.6, वो 20 आ जाएगा एग्जैक्ट। ये नहीं कह रहे थे कि हम कंटिन्यूटी तब तक ही लगाएंगे जहाँ पे पानी का प्रेशर मार्च वॉल्स पे जीरो नहीं हो रहा, मतलब कि इक्वल रह रहा है ना पहले तो वॉल्स पे प्रेशर जो पानी का है। मतलब ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो कि यहां से पानी फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा। अब ये वाला जो पॉइंट है ये ओपन टू एयर है, ये वाला पॉइंट ओपन टू एयर है, यहां पे हवा था पहले, और बाकी इधर वाले पॉइंट्स पे हर जगह पे प्रेशर पी नॉट नहीं है, सिर्फ इस लिक्विड की वजह से भी प्रेशर है इस ट्यूब पे। सर वाटर स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में तो वही हुआ ना ऑरिफाइस, क्योंकि वहां से ऊपर तो एयर है। इसके ऊपर एयर है लेकिन यहां से एयर स्टार्ट हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूं। हाँ मतलब वही मैं बोलूँ कि वही पॉइंट फिर वाटर स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में ऑरिफाइस हो गया ना, तो वहां से कंसीडर करना। हाँ, यहां से कंसिडर करना पड़ेगा अपने को। जैसे वो कह रहे थे यहाँ से कंसीडर करके निकाल दी फिर माइनस को। इसके अलावा और कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है और एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना है। एक बार वेलोसिटी फ्लक्स आ गया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई, h माइनस डी हाइट कवर करने में जो टाइम होगा इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वही रेंज होगा। कर लोगे ना? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है जो निकल रहा है यहां से, √2gd, और टाइम h माइनस डी टाइम कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, √2h माइनस डी बाई जी, एस इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर से वर्टिकल डायरेक्शन में। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा C, ये रेंज। इसी का एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 9 में भी है, सेम एप्लीकेशन पेपर है। x की वैल्यू पूछी जा रही है किस होल में ज्यादा होगा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। d और h माइनस डी डालते चले जाओ, जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा होगा उसी में रेंज सबसे ज्यादा आएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तुम्हारा, तो होल नंबर 2 में तुम्हारा d इंटू एच माइनस डी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, 1800 के आसपास लगभग आएगा, 2 इंटू √1800। बाकी सब में कम कम रहेगा, तो होल नंबर 2 में तुम्हारा रेंज सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो डायरेक्ट ही था ये, तो डायरेक्ट ही था, रो जी एच, जिसका रो ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो सवाल ये पूछा गया था कि फाइंड ए सच दैट लिक्विड डजंट कम आउट ऑफ द ट्यूब। यहां पे एक ट्यूब है, एल ट्यूब, जिसका हाइट h है, जिसका लेंथ l है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना दिया जाए सच दैट लिक्विड जो है वो यहीं का यहीं पे रहे। तो क्या है आंसर? सर G इंटू H/L। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो है ये एलिमेंट ले लो, नीचे वाला एलिमेंट। नीचे वाला एलिमेंट अगर लोगे तो ये एलिमेंट जो होगा, अगर यहां से लिक्विड बाहर नहीं आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी a होना चाहिए, जो कि ट्यूब का एक्सेलरेशन है। ठीक। तो यहां से इस पे फोर्स लग रहा है P नॉट इंटू एरिया, और इधर से इस पे फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स इधर के प्रेशर से निकाल सकते हैं, दैट इज P नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया। सो ये फोर्स का डिफरेंस इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। सो P नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया माइनस P नॉट इंटू एरिया इज इक्वल टू इसका मास, दैट इज रो इंटू एरिया इंटू एल इंटू ए, रो इंटू वॉल्यूम। सो P नॉट से P नॉट कट गया, फिर एरिया से एरिया कट गया, रो से रो कट गया। सो ए की वैल्यू आ गई GH अपॉन एल। इतने एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा तो ये लिक्विड जो है बाहर नहीं निकलेगा। इसी अप्रोच के साथ इस टाइप के प्रॉब्लम किए जाते हैं। सिलिंड्रिकल कंपोनेंट ले लो, सिलिंड्रिकल कंपोनेंट लेकर के इक्वेट कर लो। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर
16 तक पहले सॉल्व करो, 11 to 16 जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ये ब्लॉक है और 6 सेंटीमीटर ऑयल में डिप किया हुआ है और 4 सेंटीमीटर पानी में डिप किया हुआ है। ये वाटर है और ये ऑयल है। ऑयल मतलब पानी से हल्का होता है तो ऊपर ही रहेगा। तो इस पे 2 बायनेंसी फोर्स लग रहे हैं, एक तो ऑयल की वजह से और एक वाटर की वजह से। यही दोनों बायनेंसी फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो मैं लिख सकता हूं mg इज इक्वल टू ऑयल की वजह से बायनेंसी फोर्स दैट इज रो ऑफ ऑयल इंटू वी सबमर्ज्ड, मतलब a इंटू 6 इंटू g, वी सबमर्ज एरिया इंटू लेंथ, प्लस वाटर की वजह से रो इंटू वाटर इंटू एरिया इंटू 4 इंटू जी। एरिया की वैल्यू ये बोल रखा है कि ये क्यूबिकल ब्लॉक है 10 सेंटीमीटर का, तो एरिया 10 इंटू 10 हो जाएगा। और रो ऑफ ऑयल जो है वो बोल रखा है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। रो ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। रो की वैल्यू रख दो, एरिया की वैल्यू 10 इंटू 10 रख दो, जी की वैल्यू 1000 रख देना सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। 1 मिनट, जी की वैल्यू कट ही जाएगी। हाँ, जी की वैल्यू तो कट ही जाएगी। एम की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 760 आएगा। तो दोनों बायनेंसी फोर्स ऊपर ही लगाएगा, ये नहीं कि ऑयल जो है वो ऊपर से है तो उसका बायनेंसी नीचे लगा दिया। बायनेंसी दोनों का ऊपर के डायरेक्शन में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि 2 इस टाइप से एक बैलेंसिंग वेट है वाटर, और इस वेट को ऐसे बैलेंस कर रखा है। सो नाउ इट इज एक होल कर दिया गया, इसमें लेफ्ट वाले कंटेनर में एक होल कर दिया गया। तो बोला जा रहा है कि इनिशियली जो होगा राइट साइड वाले में क्या करेंगे, हम वेट को इंक्रीज करेंगे और वेट को डिक्रीज करेंगे। तो अगर यहां पे होल करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ जाएगा √2gh। तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। अगर नीचे होल किया है तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर, जो कि आएगा रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। तो थ्रस्ट फोर्स लेफ्ट साइड में ऊपर लग रहा है इतना, तो राइट साइड वाले में मास को घटाना पड़ेगा कि मास को बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस क्रिएट करने के लिए, बताओ भाई। ये थ्रस्ट फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में उस इंस्टेंट पे। तो राइट साइड में मास को बढ़ाओगे कि मास को घटाओगे ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए? बढ़ाओगे। क्यों? वो तो और नीचे चला जाएगा। बैलेंस होगा ना दोनों का फोर्स। राइट साइड वाले में बढ़ा दोगे तो mg और नीचे लगने लगेगा ना, बढ़ जाएगा ना mg। अच्छा हाँ, वो तो घटाना पड़ेगा ना इस थ्रस्ट फोर्स को, जो ऊपर लग रहा है तो ऊपर उधर से मास को कम करना पड़ेगा ना तुम्हें बैलेंस क्रिएट करने के लिए। ये कंटेनर था, ये था। अभी दोनों तरफ मास एम का फोर्स लग रहा है, mg लेट से ऐसे ले लो इसको, mg। अब इस पे एक और फोर्स लगने का लगा थ्रस्ट, तो इसका m जो है बढ़ाओगे कि घटाओगे? mg माइनस f थ्रस्ट लाने के लिए घटाओगे। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसको g से डिवाइड कर लो, उतना kg वेट तुमको घटाना पड़ेगा। 12.5 आ जाएगा डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेंटर ऑफ बायनेंसी के ऊपर बेस्ड है। सेंटर ऑफ बायनेंसी का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पे। बोला जा रहा है कि एक रॉड है जिसकी डेंसिटी ρ0 है विच इज ग्रेटर देन रो, इसका मतलब वो सिंक करेगा अंदर। तो बोला जा रहा है कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये रॉड जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, और बोला जा रहा है कि आधा जो हाइट है, अब मतलब इसका जो हाइट ऑफ वाटर है वो L/2 के बराबर है, हाफ ऑफ द रॉड, ये दिया हुआ है सवाल में। सो ये एंगल थीटा अपने को कैलकुलेट करना है। तो
देखो ये वाले पोर्शन में तुम्हारा वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वॉल्यूम सबमर्ज का, तो क्या इसके सेंटर पे तुम्हारा बायंसी फोर्स लगेगा? तो इसका सेंटर मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब ये डिस्टेंस क्या L/4 हो गया, इसका आधा। ठीक, ये बायंसी फोर्स यहां पे लगेगा, और जो तुम्हारा इसका mg लग रहा है वो यहां पे कहीं पे लगेगा, जो कि ये वाला लेंथ जो होगा L/2 के बराबर होगा। L/2 के बराबर होगा मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के लिए? ये थीटा है, ये L/2 है, तो क्या ये डिस्टेंस L/2 साइन थीटा हो गया? तो L/2 साइन थीटा पे ये तुम्हारा mg का पॉइंट लगेगा, L/4 पे तुम्हारा बायंसी का पॉइंट लगेगा। सो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट क्या टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं? L/4 sin थीटा को दो L/4 ये वाला हाइट ले रहा हूं मैं, वर्टिकल हाइट, हाइपोटेन्यूज वाला हाइट नहीं ले रहा हूं। तो फिर वो भी L/2 हो जाएगा। तो वो भी तो L/2 L/2 ही हुआ है कौन सा? वर्टिकल। mg का जो हाइट ले रहा है sin theta लिखा है। mg का जो हाइट होगा वो रॉड के रिस्पेक्ट में L/2 होगा ना, यहां से कितना हाइट होगा? तो फिर उसमें क्यों नहीं हुआ, मतलब रॉड यहां पे है तो इसके बीच में सेंटर ऑफ मास आएगा ना उसका, तो यहां से डिस्टेंस L/2 होगा ना इसका। ये डिस्टेंस कितना होगा वर्टिकल? L/2 sin theta। L/2 साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल पे है, तो ग्राउंड buoyancy का L/4 क्यों नहीं है? L/4 sin theta। क्योंकि L/2 लिक्विड का हाइट है, तो इसी वॉल्यूम में ये डिस्प्लेस हो रहा है, ओके सर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? अगर मान लो ये डिस्टेंस L/2 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2 बाई साइन थीटा, L/2 बाई साइन थीटा, तो ये उसके बीचों बीच लगा तो L/4 बाई साइन थीटा। तो अगर इसको L/4 बोल रहा हूं तो ये डिस्टेंस L/4 साइन थीटा ही तो हो रहा है। ओके सर। हाइपोटेन्यूज और वर्टिकल में डिफरेंस है कि नहीं है, कि सेम है दोनों? सो इस पॉइंट पे टॉर्क बैलेंस करेंगे तो टॉर्क ऑफ बायंसी फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg। सो टॉर्क ऑफ बायंसी फोर्स ये हो जाएगा तुम्हारा रो एल इंटू वी सबमर्ज्ड। अब बी सबमर्ज में अब तुम इसका थीटा वाला कंपोनेंट लो, एरिया इंटू L/4 बाई साइन थीटा इंटू जी, रो वी जी, रो वी जी ये हो गया तुम्हारा फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बायंसी फोर्स यहां पे लग रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? L/4 tan थीटा इज इक्वल टू L/4 अपन ये, मतलब L/4 बाई tan थीटा, ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बायंसी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg। टॉर्क ऑफ mg मतलब रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एरिया इंटू एल इंटू जी, रो ए रो वी जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस L/2 साइन थीटा है, या ये L/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? कॉस थीटा लगा लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये, मतलब ये हो गया L/2 कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस यहां से साइन थीटा मिल जाएगा तुम्हें। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा ना, साइन स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे इसमें तो कैंसिल हो जाएगा। ये वाला शायद L/2 होगा, यहाँ पे L/2 होगा, ये L/2 होगा वॉल्यूम। sin थीटा का काम नहीं आएगा फिर ये कैंसिल। ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा ना, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर का टर्म आ जाएगा।
और 2 का फैक्टर कट जाएगा, एक 4 का फैक्टर बच जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 4 sin theta इस sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। कहां से कैंसिल होगा? tan नहीं आएगा। tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, सर आगे नहीं है। तो ये साइन इंटू साइन, ये साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई होगा ना ये, और cos थीटा कैंसिल। और कॉस थीटा ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा। एरिया एरिया कट गया, एल एल कट गया हर जगह से, 2 का 2 कट गया, तो एक 4 का फैक्टर बचेगा, रो एल बाई रो नॉट बचेगा। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ रो नॉट बाई रो एल। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा 14th का। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसमें तुम एक्चुअली में विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट तुमको लगाना पड़ेगा, विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, तभी जाकर के सॉल्व होगा। जो लिक्विड जो है कंटेनर के कांटेक्ट में है वो रेस्ट पे है, कंटेनर मूव नहीं कर रहा है, तो जो लेयर लिक्विड के कांटेक्ट में है उसके कांटेक्ट में वो भी रेस्ट पे होगा। तो फाइनल जो वेलोसिटी होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है, सेंटर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब तुम रोटेट करते हो तो इमेजिन करके देखो, सेंटर वाला पॉइंट पे ही सबसे ज्यादा वेलोसिटी देखने को मिलती है अपने को, स्पीड सबसे ज्यादा होता है। यहां पे v इक्वल टू ओमेगा आर वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, यहां पे लेयर्स वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे। लेयर्स वाले कॉन्सेप्ट यूज करने का मतलब यह है कि dv बाई dz इज इक्वल टू ईटा ए। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी, सेंटर का पॉइंट का और एक्सट्रीम का वेलोसिटी, अगर यहां का वेलोसिटी v है और यहां का वेलोसिटी 0 है, ये एक्सट्रीम वाला पॉइंट है और ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो v माइनस 0 बाई आर इज इक्वल टू ईटा ए। सो वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा सेंटर पे, यह स्पीड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें विस्कोसिटी का ये तुम्हारा रिलेशन यूज हो रहा था, सेंटर वाले पे मैक्सिमम और लास्ट वाले पे 0। तो इसमें चारों में से सिर्फ एक ही ग्राफ है जो कि ये ग्राफ नंबर डी, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओमेगा आर यूज कर सकते हैं। नहीं, इसमें ओमेगा आर यूज नहीं होगा, क्योंकि लेयर्स ऑफ लिक्विड अलग अलग स्पीड से फ्लो कर रहा है। रॉड नहीं है, रिजिड बॉडी नहीं है ये। रिजिड बॉडी होता तो ओमेगा आर लगा देते, फिर तो सेंटर वाला 0 हो जाता और एंड वाला मैक्सिमम पे हो जाता। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, एंड वाला लिक्विड रेस्ट पे है क्योंकि वो कंटेनर के कांटेक्ट में है, और जो सेंटर वाला लिक्विड होगा वो मैक्सिमम स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 फोर्स बैलेंस करने वाला क्वेश्चन है। बायंसी फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस बायंसी फोर्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू एम जी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उससे इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी है निकल जाएगा। एक्स पॉजिटिव आया तो इलोंगेशन होगा और एक्स नेगेटिव आया तो कंप्रेशन होगा। उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो यहां पे तुम जब आगे ये सब सॉल्व करोगे 17, 18, 19, ये सब सारे सवाल इसी के ऊपर हैं, इसी टाइप के बायंसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हैं। 19 वाला तो हमने अभी डिस्कस किया था अभी जस्ट। 19 वाला क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरह है बिल्कुल, और 17 और 18 बिल्कुल 16 की तरह है। बायंसी फोर्स और टेंशन का समेशन mg के बराबर, उस टाइप वाला सवाल है ये। 17 नंबर एडवांस में भी आया था, जेई एडवांस 2017 या 18 में आया था ये सवाल। फिर आगे पलटो, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो वेंटिमीटर के ऊपर है, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया है। देखो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है ये। रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस हाफ रो वी टू स्क्वायर, इससे ये हो जाएगा। निकाल लोगे वेलोसिटी। यस सर। और क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल इस टाइप का सवाल था जो अभी भी किया था हमने, रॉड वाला। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है क्वेश्चन नंबर 22। सेंटर ऑफ बायंसी निकालना, उस पर बायंसी फोर्स लिखना, एमजी लगाना, दोनों का टॉर्क बैलेंस कर देना ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट।
लास्ट में ये जो क्वेश्चन नंबर 21 बचता है, ये क्वेश्चन नंबर 23 की तरह है। 23, एक तरफ से इधर से प्रेशर नीचे लाना, एक तरफ से ऊपर से प्रेशर नीचे लाना, और उन दोनों प्रेशर को बराबर कर देना। यहां पे एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो दोनों तरफ से फोर्स बराबर होना चाहिए। तो HW हाइट से जब नीचे आओगे और H0 हाइट से जब नीचे आओगे तो वहां से जो भी फोर्स आएगा उन दोनों फोर्स को इक्वेट कर देना। H0 और HW में एक रिलेशन मिलेगा वहां पे, और दूसरा रिलेशन आएगा बॉटम मोस्ट वाले पॉइंट से, ये वाले पोर्शन से। अगर इधर HW है तो यहां पे जो पानी प्रेजेंट है, वो सॉरी ऑयल प्रेजेंट है, वो 22 माइनस HW प्रेजेंट है, और इधर जो वाटर प्रेजेंट है ये 22 माइनस H0 प्रेजेंट है। इन दोनों का सम ये बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि है तुम्हारा डायमीटर ऑफ द ट्यूब। सो 22 माइनस HW प्लस 22 माइनस H0 इज इक्वल टू 8। ये एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन इधर का प्रेशर इज इक्वल टू इधर का प्रेशर, दैट इज रो ऑयल इंटू HW इंटू G इज इक्वल टू रो वाटर। क्या ये इधर वाला वाटर है, इधर वाटर है इधर ऑयल है, उल्टा कर दिया मैंने, ये हटाओ ये हटाओ। सो ये हो जाएगा रो वाटर इंटू HW इंटू G इज इक्वल टू रो ऑयल इंटू H0 इंटू G। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना, HW और H0 दोनों आ जाएगा। तुमको पता चल जाएगा कि ये E का डिस्टेंस कितना है, ये 21 नंबर है। सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल डिस्कस हो गए, बिल्कुल कर लेना ये बाकी के जो भी बचे हुए हैं। ठीक है, हिंट्स मैंने सारे में बता ही दिया है। अगली क्लास में मिलेंगे जो कि होगा सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पे। ठीक है।